Hello everyone, this is me Pankaj Kumar and you are watching PP Education Class. स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका एक और नया टॉपिक जिसका नाम है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स में भी आपको कभी कभी क्वेश्चन इसमें से देखने मिल जाता है आपको, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, इसमें आपको कभी कभी केस स्टडीज़ भी आ जाती है कि जो कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के जो पिक्चर हैं वो चाहे लेग से रिलेटेड हो या स्पाइन से रिलेटेड हो, उनके पिक्चर आपको आते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चंस, उसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर आपको राइट करने होते हैं। तो केस स्टडी भी इसमें से आपको आ जाती है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे कि जो हमारा 1K सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है वो हम इस बार कंप्लीट कर सकें और प्रमोट हो सके आगे आपके लिए न्यू वीडियोस लाने के लिए, क्योंकि हम इस पर आपको 11th और 12th का जो फिजिकल एजुकेशन है उसका कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। तो कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। स्टूडेंट्स, इसमें लेग से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड अलग अलग कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं। यदि हम बात करें लेग से रिलेटेड, तो इसमें नॉक नीज, बो लेग एंड फ्लैट फुट, ये तीनों जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं ये लेग से रिलेटेड है। और इसमें जो राउंड शोल्डर है, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, ये जो है हमारी स्पाइन से और शोल्डर से रिलेटेड पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं। ठीक है, तो चलिए इनको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स वन बाय वन और समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोस्चर। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ पोस्चर, तो पोस्चर इज़ द बॉडी पोजीशन। पोस्चर एक बॉडी पोजीशन है। इट मे बी स्टैटिक और डायनेमिक, जो कि स्टैटिक और डायनेमिक दोनों तरह की हो सकती है। हमारा सिटिंग, स्टैंडिंग, लेइंग, वॉकिंग, रनिंग एंड रीडिंग, ये जितने भी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, इनका जो तरीका है दैट इज पोस्चर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्टर्स, पोस्चर इज टूल टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड एटीट्यूड। तो हमारा जो इमोशंस हैं, हमारा जो एटीट्यूड है, उसको एक्सप्रेस करना, उनको व्यक्त करना, तो व्यक्त करने का जो एक साधन है, जो एक टूल है, दैट इज पोस्चर। चलिए आगे देखते हैं। सो वी कैन से द करेक्ट और गुड पोस्चर इज द पोजीशन ऑफ बॉडी हेल्ड विदाउट एनी सेंस ऑफ इफर्ट। तो जो करेक्ट और गुड पोस्चर है वो वह स्थिति है जो प्रयास की भावना के बिना आयोजित की जाती है, दैट इज पोस्चर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडवांटेज ऑफ करेक्ट पोस्चर। करेक्ट पोस्चर के क्या क्या एडवांटेज है। यदि हमारा पोस्चर गुड होगा, अच्छा होगा, देन हमें क्या उसके बेनिफिट होंगे। फर्स्ट इज गुड बॉडी बैलेंस। हमारी जो बॉडी है उसका जो बैलेंस है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। सेकंड नंबर, अट्रैक्टिव फिजिकल अपीयरेंस। जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, वो बिल्कुल फिट होगी, अच्छी होगी। कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस बिल्कुल कंप्लीट होंगे, अच्छे से दिखाई देंगे। इट मीन्स कि जो फिजिकल फिटनेस है वो हमारी अच्छी होगी। नंबर 3, बेटर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम। जो हमारे डिफरेंट सिस्टम्स हैं, जो बॉडी के फंक्शनिंग उनकी जो है वो क्या होगी, परफेक्टली होगी। नंबर 4, बेटर सिलेक्शन ऑफ प्लेयर। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि फिजिकल फिटनेस जो है वो एक प्लेयर के सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। और यदि हमारा पोस्चर करेक्ट होगा, देन हमारा जो परफॉर्मेंस होगा गेम्स में वो अच्छा होगा, देन हमारा जो सिलेक्शन है वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और नंबर 5 पर दिया हुआ है इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस। तो जो हमारा हेल्थ का स्टेटस है वो भी इससे इम्प्रूव होता है। चलिए देखते हैं। सेकंड नंबर इसमें दिया हुआ है कॉजेज ऑफ बैड पोस्चर।
जो बैड पोस्चर है उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर इसमें दिया है एक्सीडेंट। ओके, इसमें जो एक्सीडेंट है स्टूडेंट्स, ये एक कॉजेज है बैड पोस्चर का, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमें परमानेंट डिसेबिलिटी कभी कभी हो जाती है और जो कि बैड पोस्चर का एक कॉजेज बन जाता है। सेकंड नंबर पर इसमें डिजीज़, यदि एक लॉन्ग टाइम से यदि कोई ऐसी डिजीज़ है जो लंबे समय से हमें परेशान कर रही है, उसका भी जो एक कॉजेज है वो बैड पोस्चर हो जाता है। बैड पोस्चर हो सकता है यदि लंबे समय से कोई बीमारी है। नंबर 3 पर एज फैक्टर, एज फैक्टर भी इसमें सबसे ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि जो एज है, एज के अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी की फिटनेस है, हमारी जो कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस है वो डाउन होने लगते हैं, जो कि बैड पोस्चर का एक रीज़न बन जाता है। नंबर 4 पर देखिए बैड शूज़ और क्लॉथिंग, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो बैड शूज़ हैं वो भी बैड पोस्चर में कहीं हद तक बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, क्योंकि देखिए जो फ्लैट फुट की जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है वो इसी से होती है, बैड शूज एंड स्लीपर्स। ओके, नंबर 5 पर दिया है पुअर आईसाइट। पुअर आईसाइट भी स्टूडेंट्स जो बैड पोस्चर है इसका एक कॉज है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पोस्चरल डिफॉर्मिटीज एंड दियर करेक्टिव मेजर्स। अब इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे और 1 नंबर पर हम देखेंगे नॉक नीज। ओके, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉक नीज? इन दिस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज द लेग आर बेंट इनवर्ड। ओके, जो हमारे लेग है स्टूडेंट्स वो इनवर्ड बेंड हो जाते हैं एंड नीज स्ट्राइक ईच अदर, और जो नीज हैं वो आपस में लड़ती हैं एक दूसरे से। नीज आपस में क्या होता है, टकराती हैं व्हाइल वॉकिंग और रनिंग। क्या करते हुए? वॉकिंग करते हुए और रनिंग करते हुए। इन नॉक नीज प्रॉब्लम द नीज जॉइन टुगेदर व्हाइल देयर इज वाइड गैप बिटवीन द एंकल। इसमें क्या होता है कि नॉक नीज में जो नीज हैं वो जॉइन टुगेदर, एक साथ मिल जाती हैं, और जो एंकल हैं उनके बीच में एक गैप बन जाता है स्टूडेंट्स। ओके, तो समझ में आ गया नॉक नीज, व्हाट इज नॉक नीज। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज द करेक्टिव मेजर ऑफ नॉक नीज। तो फर्स्ट है ब्रिक्स आसन एंड सेकंड पद्मासन। देखिए हमने जितनी भी पोस्चर डिफॉर्मिटीज इसमें एक्सप्लेन की हैं, हमने हर किसी के उसमें आसन्स बताए हैं कि किन आसन से इन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को क्योर किया जा सकता है, जो कि बेनिफिशियल होते हैं इनको क्योर करने में। आपने क्या करना है, इन आसन्स के नेम क्लियर करने हैं और इनका जो प्रोसीजर है वो आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में ये सारे आसन्स आए हैं और उसमें जो उसका प्रोसीजर है पूरा परफॉर्म करने का वो उसमें बड़ा इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है और आपको वो ही इसमें एक्सप्लेन करना है। ओके, तो जो नॉक नीज है, नॉक नीज को क्योर करने के लिए ब्रिक्स आसन और पद्मासन दोनों ही आसन इंपोर्टेंट आसन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर है पिलो एक्सरसाइज। इन दिस पिलो is kept between leg and person presses the leg। इसमें क्या होता है कि पिलो को, जो तकिया होता है उसको नीज के बीच में रखा जाता है और फिर नीज को क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है, जिससे कि नॉक नीज की जो प्रॉब्लम है वो क्योर की जा सकती है। ओके, नंबर 4 पर है स्टूडेंट्स आउटवर्ड वॉकिंग। तो आउटवर्ड वॉकिंग भी इसमें बड़ी ज़्यादा जो है कि बेनिफिशियल होती है। इन दिस पर्सन ट्राई टू वॉक ओवर द आउटर लेग। ओके, इसमें क्या होता है कि जो, क्योंकि नीज में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए क्या होता है जो आउटर एज है, मतलब हमारा जो सोल है उसका जो आउटर साइड है उससे हमें मूवमेंट करना होता है, उससे हमें वॉकिंग करनी होती है, जिससे क्या होगा कि जो नीच का गैप है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। वाइल द इनर पार्ट ऑफ सोल इज रेज्ड अप, और जो हमारा सोल है, हमारा जो पैर का तलवा जिसको बोलते हैं, उसका जो इनर पार्ट है उसको क्या करेंगे, रेज करेंगे, जिससे जो गैप है नीज का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और रेगुलर इसको परफॉर्म करने से जो नॉक नीज की प्रॉब्लम है उसको क्योर किया जा सकता है। चलिए सेकंड नंबर पर आते हैं बो लेग। ओके, तो आप समझिए कि जो बो लेग है वो नॉक नीज का बिल्कुल अपोजिट है, उसमें इनवर्ड बेंडिंग है, इसमें आउटवर्ड बेंडिंग है। दिस इज द डिफेक्ट ऑफ लेग इन विच लेग वेंट आउटवर्ड। इसमें क्या होता है कि हमारे जो लेग हैं वो आउटवर्ड बेंड हो जाते हैं, बाहर की ओर हो जाते हैं, एंड द स्पेस बिटवीन नीज वाइडन अप एंड लेग्स टेक
कर्व शेप। इसमें क्या हो जाता है कि जो स्पेस है हमारे नीज का वो बढ़ जाता है, वाइडन हो जाता है और लेग टेक कर्व शेप, एक कर्व की तरह जो है इसमें शेप बन जाती है। ओके, द मेन कोज ऑफ वो लेग्स डिफॉर्मिटीज आर रिकेट्स। ओके, जो रिकेट्स हैं जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है, ये सबसे बड़ा कोजेज है बो लेग का। द मेन कोज ऑफ बो लेग डिफॉर्मिटीज आर रिकेट्स, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम इन डाइट, अर्ली चाइल्डहुड वॉकिंग विद वेट। इसमें क्या है कि जो दूसरा इसका रीज़न है वो है अर्ली चाइल्डहुड वॉकिंग विद वेट। क्या करते हैं कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम वॉक कराते हैं वजन के साथ, तो वो जो है वो लेग का एक कोज बन जाता है। सेकंड नंबर इसमें है ओबेसिटी। ओबेसिटी जो मोटापा होता है ये भी वो लेग का एक कोज है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं करेक्टिव मेजर ऑफ बोला है। कौन कौन से करेक्टिव मेजर हैं इसमें भी देखिए। फर्स्ट नंबर पर आता है अर्ध चक्र आसन। जैसे अभी हमने आपको नोकनीज में बताया था कि इसमें जो 2 आसन से परफॉर्म करेंगे तो उनसे बेनिफिट होगा, इसी तरह से इसमें भी अर्ध चक्र आसन एंड सेकंड नंबर पर है गरुण आसन। ओके, सेकंड नंबर पर है गरुण आसन, फर्स्ट नंबर अर्ध चक्र आसन। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट आसन हैं बो लेग की प्रॉब्लम को, जो बो लेग की जो डिफॉर्मिटीज़ है उसको क्योर करने के लिए। और इसमें जो आप राइट करेंगे बिल्कुल आप इसका जो प्रोसीजर है उसको इजीली राइट कर देंगे। जैसे गरुड़ आसन में इन दिस बॉडी बैलेंस ओवर वन लेग वाइल अदर लेग इज रोल्ड ओवर द अदर लेग, हैंड्स आर ऑल्सो रोल्ड इन फ्रंट ऑफ फेस। तो इस तरह से आप सेल्फ अपने ही वर्ड्स में ओन वर्ड्स इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बो लेग को क्योर करने के लिए कौन कौन से आसन की नीड होती है, बेनिफिशियल होते हैं। देखिए नंबर 3 पर है वॉकिंग इनवर्ड। उसमें क्या था, अभी जो नोकनीज थी उसमें था वॉकिंग आउटवर्ड और इसमें है वॉकिंग इनवर्ड। इसमें क्या होता है कि इन दिस पर्सन ट्राई टू वॉक विद इनर एज ऑफ द फुट, मतलब जो इनर एज है उससे चलता है, क्योंकि जो लेग में है वो गैप है, गैप को कम करने के लिए जो हमारे इनर एज है, जो सोल का जो हमारे तलवे हैं उसका जो अंदर का हिस्सा होता है उससे चलेंगे। एंड द आउटर एज ऑफ सोल आर रेज्ड, और जो आउटर एज है सोल की वो क्या करेंगे, ऊपर उठा के चलेंगे। तब हमें जो है कि वो लेग की जो प्रॉब्लम है, वो लेग की जो पोस्चर डिफॉर्मिटीज है, इसको क्योर करने में हमारी हेल्प होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, स्पेशल शूज। तो स्पेशल शूज हेल्प टू करेक्ट बो लेग। तो कुछ स्पेशल शूज आते हैं जिससे कि बो लेग की जो प्रॉब्लम है वो क्योर की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं फ्लैट फुट। फ्लैट फुट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ फुट। तो फ्लैट फुट एक असाधारण स्थिति है हमारे पैरों की, इन विच द अर्च ऑफ फुट, जो हमारे पैरों का जो व्रतखंड होता है, कोलैप्सेस, मतलब वो क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, बिगड़ जाता है। एंड द एंटायर सोल, और जो पूरे पैर का जो तलवा है ऑफ द फुट कमिंग इनटू द कंप्लीट कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, और क्या हो जाता है, बिल्कुल जो नीचे का तलवा होता है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, समतल हो जाता है और ग्राउंड से क्या हो जाता है, टच होने लगता है। द फुट बिकम कंप्लीटली फ्लैट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द मेन कॉजेज ऑफ फ्लैट फुट आर बियरिंग इम्प्रॉपर शूज और स्लीपर्स। देखिए सबसे जो मेन कॉजेज है फ्लैट फुट का, बियर इम्प्रॉपर शूज एंड स्लीपर्स। हमें क्या है कि हमें जो शूज़ पहनने चाहिए या स्लीपर्स है वो प्रॉपर और जो सही हैं वो वियर करने चाहिए। यदि हम रॉन्ग शूज पहनेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए इसमें आगे दिया है ओबेसिटी एंड ओवरवेट। तो ओबेसिटी भी इसका जो है एक रीज़न है। वीक मसल्स ऑफ फुट, हमारे पैरों की जो वीक मसल्स हैं उसके कारण भी जो फ्लैट फुट है वो हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं करेक्टिव मेजर्स। तो इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है ताड़ासन। तो देखिए हमने जैसा कि आपको सभी का इसमें बताया है, नंबर 1 से जो पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ थी और यहाँ तक हमने हर किसी के आपको आसन्स बता रहे हैं। तो इसमें क्या होगा फ्लैट फुट में, इसमें जो ताड़ आसन है ये बेनिफिशियल आसन होता है। इन दिस आसन पर्सन स्लोली रेज द हील while standing the body balance over toes whereas hands and head are raised up। तो बड़ा इजी है,
इसका प्रोसीजर आसानी से लिख सकते हैं। केवल हमें ये क्लियर होना चाहिए कि फ्लैट फुट को क्योर करने के लिए आसन कौन सा बेनिफिशियल होता है। तो इसमें ताड़ासन। सेकंड नंबर पर हम देखेंगे इसमें स्टूडेंट्स रेगुलर रनिंग। ओके, तो जो रेगुलर रनिंग होता है वो इम्पोर्टेंट होती है फ्लैट फुट की प्रॉब्लम को, जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है इसको क्योर करने के लिए। द पर्सन इज टोल्ड टू रन फास्ट बेयर फुटेड ओवर क्लीन सरफेस। क्या होना चाहिए कि हमें नंगे पांव दौड़ना चाहिए, जिससे कि ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर सी पर। नंबर सी पर है गुड क्वालिटी शूज़। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमारे शूज अच्छे होंगे, स्लीपर्स अच्छे होंगे, तो जो प्रॉपर आर्च है, जो व्रतखंड है वो बना रहेगा और हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर्सन इज टोल्ड टू बियर गुड क्वालिटी शूज विद इनर कर्व ऑन सोल। तो इसमें क्या होता है कि जो शूज होते हैं उसमें अंदर की साइड में एक कर्व होता है, ठीक है। यदि वो कर्व नहीं होगा तो फिर हमारा जो फुट है उसका जो सोल है वो फ्लैट हो जाएगा, इसलिए गुड क्वालिटी शूज बहुत जरूरी होते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखते हैं, स्कीपिंग। तो स्कीपिंग रोप इसमें बेनिफिशियल होती है। पर्सन विद फ्लैट फुट शुड परफॉर्म स्कीपिंग रेगुलरली, मतलब जो रस्सी कूद होता है उसको रेगुलर परफॉर्म करना चाहिए और इस प्रॉब्लम को हम क्योर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राउंड शोल्डर। तो राउंड शोल्डर क्या होता है ये पढ़ेंगे अब हम। राउंड शोल्डर हमारे शोल्डर से रिलेटेड पोस्चर डिफॉर्मिटीज है। इट इज द पोस्चरल डिफेक्ट इन विच शोल्डर्स बिकम राउंड। इसमें क्या होता है कि जो शोल्डर्स हैं वो राउंड शेप में हो जाते हैं एंड समटाइम्स दे आर बेंट फॉरवर्ड, और आगे की ओर झुक जाते हैं। ओके, राउंड शोल्डर होता है। द मेन कॉजेज ऑफ दिस डिफॉर्मिटी आर कैरिंग ओवरलोड स्कूल बैग बाय चिल्ड्रन। ओके, तो इसमें बताया गया है कि ये डिफॉर्मिटीज का यदि बच्चों में होती है तो इसका एक कॉज है कि जो ओवरलोड, मतलब जो भारी बैग बच्चे अपने शोल्डर पर लेकर जाते हैं स्कूल रेगुलर, वो भी एक सबसे बड़ा रीजन है राउंड शोल्डर का। ओके, बियरिंग टाइट क्लोथ्स, बीक मसल्स ऑफ चेस्ट एंड शोल्डर। तो शोल्डर और चेस्ट की बीक मसल्स भी जो है कि राउंड शोल्डर का एक रीजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्टिव मेजर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है इसमें चक्रासन एंड सेकंड नंबर पर भुजंगासन। देखिए जो राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम है उसको हम क्योर करने के लिए चक्रासन हमें रेगुलर परफॉर्म करना चाहिए, भुजंगासन हमें परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही आसन क्या होते हैं कि बैकवर्ड बेंडिंग के होते हैं। चक्रासन, इन दिस बॉडी इज लिफ्टेड अप व्हाइल हैंड्स एंड फीट आर ऑन द सरफेस। इसमें क्या होता है जो मिडिल बॉडी होती है वो ऊपर की ओर रेज करते हैं और जो हैंड और हमारे लेग हैं वो ग्राउंड से टच होते हैं। ओके, इसी तरह से भुजंगासन है। तो ये दोनों ही आसन राउंड शोल्डर के लिए बेनिफिशियल हैं स्टूडेंट्स। नंबर सी पर देखिए बैकवर्ड बेंडिंग। ओके, तो ऑल एक्सरसाइज ऑफ बैकवर्ड बेंडिंग आर हेल्पफुल एज करेक्टिव measure of round shoulder, like reverse sit up and pull the shoulders backward and look upward. Okay, तो ये सारी एक्सरसाइज जो बैकवर्ड बेंडिंग वाली हैं ये बेनिफिशियल होती हैं राउंड शोल्डर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें है डी, यूजिंग फ्लैट बेड। यूजिंग फ्लैट बेड एंड थिन पिलो व्हाइल स्लीपिंग इज बेनिफिशियल फॉर क्योरिंग राउंड शोल्डर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आता है स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज। जो स्पाइन से रिलेटेड जो पोस्चर डिफॉर्मिटीज हैं चलिए उनको पढ़ेंगे, और वो मैंने आपको बताया था वो हैं 3 टाइप्स की। फर्स्ट नंबर पर आती है काइफोसिस, सेकंड नंबर पर लॉर्डोसिस एंड थर्ड नंबर पर आएगा स्कोलियोसिस। काइफोसिस में अपर बैक कर्वेचर होता है, लॉर्डोसिस में लोअर बैक कर्वेचर होता है, और जो स्कोलियोसिस है वो शिफ्टिंग लेफ्ट और राइट। चलिए वन बाय वन इसको हम पढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर पर देखते हैं काइफोसिस। ओके, तो काइफोसिस इज ऑल्सो नोन एज हंचबैक। काइफोसिस का जो सेकंड नेम है वो क्या है स्टूडेंट्स, हंचबैक और राउंड अपर बैक। ओके, इसको जो राउंड अपर बैक भी कहा जाता है और हंचबैक भी कहा जाता है। इट इज ए कंडीशन ऑफ द स्पाइन वेयर द कर्वेचर ऑफ द अपर बैक गेट इंक्रीज। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो कर्वेचर है अपर बैक का, जो अपर बैक का जो टेढ़ापन होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। 10 शोल्डर्स कम फॉरवर्ड एंड नेक ड्रॉप फॉरवर्ड। तो क्या होता है इसका रिजल्ट,
कि जो हमारे शोल्डर्स हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं और हमारी जो नेक है वो भी आगे की ओर झुक जाती है काइफोसिस में। चलिए देखते हैं कॉजेज ऑफ काइफोसिस। फर्स्ट नंबर पर है हैबिट ऑफ होल्डिंग द हेड फॉरवर्ड इन एन एबनॉर्मल मैनर। इसमें क्या होता है कि अपने सर को असाधारण तरीके से पकड़ना, ये जो है काइफोसिस का एक रीज़न है। चलिए आगे देखते हैं नंबर टू पर दिया है काइफोसिस कैन अकर्स ड्यू टू द हेरिडिटी। ये आनुवांशिक होता है। एजिंग, इसमें एज का भी फैक्टर होता है। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण भी इसका एक बहुत बड़ा कॉजेज है। पुलिंग हैवी वेट, भारी वजन खींचना, एंड वीकनेस इन मसल्स एक्सेट्रा। और जो मसल्स है उसका जो वीकनेस है वो भी काइफोसिस का एक रीज़न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टूडेंट्स करेक्टिव मेजर ऑफ काइफोसिस। तो नंबर 1 पर है ऑलवेज कीप ए थिन पिलो अंडर योर बैक वाइल स्लीपिंग। जब भी हम सो रहे होते हैं तो एक पतला सा तकिया, थिन पिलो, हमें अपने जो हमारी बैक है उसके पीछे लगाना चाहिए। ओके। सेकंड नंबर पर है यूजिंग फ्लैट बेड ड्यूरिंग स्लीप। सोते समय जो समतल बेड है उसका यूज करना चाहिए। थर्ड नंबर देखिए परफॉर्म सिटअप्स एक्सरसाइज रेगुलर। जो सिटअप्स एक्सरसाइज है उनका रेगुलर उसको परफॉर्म करना चाहिए। नंबर 4 परफॉर्म चक्रासन एंड भुजंगासन। ये दोनों ही आसन बेनिफिशियल होते हैं काइफोसिस को क्योर करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए भुजंगासन और चक्रासन को रेगुलर परफॉर्म करना चाहिए। नंबर 5 पर देखिए परफॉर्म स्विमिंग। स्विमिंग भी काइफोसिस के लिए बेनिफिशियल होती है और काइफोसिस की प्रॉब्लम को क्योर किया जा सकता है। नंबर 6 पर देखिए बेंड योर हेड बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन। अपने सर को पीछे की ओर बेंड करना स्टैंडिंग पोजीशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर की जो पोस्चर डिफॉर्मिटीज है स्पाइन से रिलेटेड लोडोसिस। ओके, चलिए लोडोसिस देखते हैं। लोडोसिस इज द इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। ओके, तो ये क्या होता है कि ये इनवर्ड कर्वेचर होता है, अंदर की ओर टेढ़ापन बढ़ जाता है इस पोस्चर डिफॉर्मिटीज में। इनफैक्ट इट इज एन इंक्रीज्ड फॉरवर्ड कर्व इन द लंबर रीजन। लंबर रीजन किसको बोलते हैं? लोअर बैक रीजन ऑफ बैकबोन। जो लोअर बैक रीजन है, लोअर बैक का जो एरिया है, इसको क्या बोलते हैं? लंबर रीजन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाता है? इनवर्ड इंक्रीज हो जाता है, अंदर की ओर जो है ये इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज ऑफ विच द स्टमक सीम टू बी स्टैंड आउट। इससे क्या होता है कि जो हमारा स्टमक है वो हमें बाहर की ओर निकला हुआ दिखाई देता है। दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो नोन एज होलो बैक। और इसका जो सेकंड नेम है स्टूडेंट, इसको होलो बैक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसके देखते हैं कौन कौन से कॉजेज हैं लॉर्डोसिस के। द मेन कॉजेज ऑफ लॉर्डोसिस डिफॉर्मिटी आर लाइक वीक एब्डोमेन मसल्स एंड बैक मसल्स। ओके, हमारी जो एब्डोमेन मसल्स का और जो बैक मसल्स हैं ये वीक होती हैं, तब हमें लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड नंबर ओवरवेट और ओबेसिटी कॉमन है। डिजीज एक्सीडेंट, भाई यदि लंबी डिजीज है या एक्सीडेंट हुआ है। पुअर पोस्चर हैबिट्स, अननेचुरल ईटिंग एंड इनएप्रोप्रिएट एक्सरसाइज। ओके, तो ये सारे जितने भी कॉजेज हैं ये लॉर्डोसिस के रीजन होते हैं, इनके कारण लॉर्डोसिस हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं करेक्टिव मेजर्स। कौन कौन से करेक्टिव मेजर्स हैं लॉर्डोसिस के। फर्स्ट नंबर पर है परफॉर्म पश्चिमोत्तान आसन, हला आसन एंड त्रिकोण आसन। देखिए इसमें क्या है कि 3 तरह के आसन के इसमें नेम दिए हैं। जो लॉर्डोसिस है, लॉर्डोसिस की जो प्रॉब्लम है उसको क्योर करने के लिए पश्चिमोत्तान आसन, हलासन एंड त्रिकोण आसन, ये तीनों ही आसन बेनिफिशियल होते हैं। नंबर सेकंड पर टो टचिंग एक्सरसाइज शुड बी डन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। ओके, तो इसमें बताया गया है कि जो 10 मिनट्स के लिए जो टो टचिंग एक्सरसाइज हैं अप डाउन करके उसको परफॉर्म करना चाहिए, जो कि बेनिफिशियल होती है लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम के लिए। थर्ड नंबर पर देखिए परफॉर्म सिटअप्स रेगुलर सिटअप्स परफॉर्म करने चाहिए। नंबर 4 फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज फॉर 10 मिनट्स, आगे की ओर झुकने वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए। 5 नंबर बैलेंस डाइट शुड बी टेकन एंड अवॉइड जंक फूड को अवॉइड करना है और बैलेंस डाइट लेनी है। ओके, नंबर 6 पर देखते हैं। देखिए नंबर 6 पर है लेइंग इन प्रोलाइन
पोजीशन। ओके, तो इसमें क्या करना है कि जो प्रोलाइन पोजीशन है, फेस डाउन की जो पोजीशन है, उसमें हमें लेइंग करना है, जो कि बेनिफिशियल होता है लॉर्डोसिस को क्योर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं स्कोलियोसिस। ओके, बेंडिंग ऑफ बेस्ट टूवर्ड वन साइड। चलिए इसको पढ़ते हैं जरा। इन दिस डिफॉर्मिटी द बैकबोन इज बेंड टूवर्ड राइट और लेफ्ट साइड। ओके, हिप इज ऑल्सो बेंड ऑन वन साइड। इन दिस डिफॉर्मिटी द बैकबोन गेट द शेप ऑफ कैपिटल एस। इसमें बताया गया है कि हमारी जो बैकबोन है वो जो कैपिटल एस शेप की इसमें हो जाती है। ओके, दिस बेंडिंग ऑफ बैकबोन इज समटाइम इन बोथ द डायरेक्शन। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बता रहा था कि दोनों ही डायरेक्शन में जो बोन है वो बेंड हो जाती है, विच मेक इट लुक लाइक इंग्लिश लेटर। इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर है एस शेप में ये जो है कि चेंज हो जाती है। चलिए इसके पढ़ते हैं कौन कौन से कोजेज हैं स्कोलियोसिस के। द मेन कोजेज ऑफ स्कोलियोसिस डिफॉर्मिटी आर डिफरेंस इन लेग लेंथ। ओके, याद रखिएगा, यदि दोनों जो लेग है हमारे उनकी लेंथ में डिफरेंस है तब स्कोलियोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर सेकंड पर देखिए, लिफ्टिंग वेट टूवर्ड वन साइड ऑफ शोल्डर इन रूटीन। यदि आप रेगुलर एक ही शोल्डर के थ्रू आप जो हैवी वेट है उसको उठा रहे हैं रेगुलर, तो इस प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ सकता है। लिविंग इन एन अनहेल्थी एनवायरनमेंट, एक अस्वस्थ जो वातावरण है उसमें रहने के कारण, एंड स्टैंडिंग एंड सिटिंग इन ए रॉन्ग पोस्चर। ओके, यदि आपके बैठने का तरीका, आपके घूमने का तरीका इसमें सही नहीं है तब ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। चलिए आगे देखते हैं, करेक्टिव मेजर देखते हैं स्कोलियोसिस के। होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार विद हैंड्स एंड लेट योर बॉडी हैंग फॉर सम टाइम्स। एक हॉरिजॉन्टल बार पर हमें क्या करना है, हैंग होना है, लटकना है थोड़े समय के लिए, जो कि बेनिफिट होता है स्कोलियोसिस को क्योर करने के लिए। नंबर सेकंड देखिए, परफॉर्म बेंडिंग एक्सरसाइज इन अपोजिट साइड ऑफ द सी शेप कर्व। अब इसका मतलब समझिएगा कि मान लीजिए हमें लेफ्ट साइड में हमारी स्पाइन कर्व है, तो हमें जो राइट साइड वाली जो एक्सरसाइज हैं वो परफॉर्म करनी है अपोजिट साइड की, जिससे कि ये जो प्रॉब्लम है स्कोलियोसिस की ये क्योर हो सकती है। ओके, चलिए नंबर 3 पर, परफॉर्म त्रिकोण आसन अर्ध चक्र आसन इन अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, त्रिकोण आसन भी लेफ्ट और राइट दोनों में परफॉर्म किया जाता है, अर्ध चक्र आसन भी जो है कि दोनों तरफ परफॉर्म किया जाता है, तो अपोजिट साइड में हमें इनको परफॉर्म करना है जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नंबर 4 पर देखिए, लेइंग विद सपोर्ट पिलो अगेंस्ट डिफॉर्मिटी। ओके, तो इसमें क्या करना है कि जिस साइड में हमें ये प्रॉब्लम है तो उस साइड से हमें क्या करना है, लेइंग विद सपोर्ट पिलो, हमें एक पिलो की सपोर्ट से लेटना है अगेंस्ट डिफॉर्मिटी के विरोध में, तब जाकर हम इसको क्योर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आज हमने स्टूडेंट्स ये आपको जो पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ का ये पूरा चैप्टर था ये हमने कवर किया है। आपको ज़रूर समझ में आया होगा, एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके सारे डाउट्स। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि आप जो हमारा 1K सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है उसको हमें कंप्लीट करना है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।